नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात प्रशांत किशोर की, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर ट्वीट कर हमला बोलने पर जेडीयू ने नाराजगी जताई है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को धंधेबाज बताते हुए कहा कि वो नेता नहीं है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। खबर है कि प्रशांत किशोर के ट्वीट से नीतीश कुमार भी नाराज हैं और अब जेडीयू में भी प्रशांत किशोर पर पूरी तरह से रुख बदल गया है। हमलावर हो गई है पूरी पार्टी प्रशांत किशोर के खिलाफ। सीएए को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक ट्वीट किए और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब जवाब दिया तो प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह। संजय जी, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, झूठा है नीतीश कुमार। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। प्रशांत किशोर पार्टी से बड़ा व्यक्ति समझने लगे थे। एक तो रणनीतिकार थे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, बहुत ही सम्मान देने का काम किया, बगल के कुर्सी पर बिठाने लगे तो इनका दिमाग कुछ खराब होने लगा था। आप देख रहे होंगे लगातार जो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का जो एजेंडा है, उसके खिलाफ ही चलते थे। लोग आदमी बर्दाश्त करता था, लेकिन सर के ऊपर से पानी गुजरने लगा। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जिसको रहना है रहे, नहीं तो जाए, स्वतंत्र है। 4 टांग वाला को बांध के रखा जा सकता है, 2 टांग वाला को बांध के नहीं रखा जा सकता है। और ये इस तरह का भाषा का प्रयोग जो व्यक्ति करता हो, तो हमको लगता है कि मानसिक रूप से कोई विचलित व्यक्ति ही कर सकता है। ये नेता नहीं हो सकता है। जो राजनीति करता है वो व्यापारी नहीं कर सकता है, जो व्यापार करता है वो नेता नहीं हो सकता है। हम तो नीतीश कुमार जी को दोषी मानते हैं। जिस व्यक्ति को ये आगे बढ़ाते वो भस्मासुर हो जाता है, तो ऐसे भस्मासुर में इनका भी लिस्ट में नाम आ गया। ये धंधा करने वाले हैं, धंधा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। राजनीति में इनको ज्ञान क्या है, बताइए ना। संजय सिंह, उन तस्वीरों में देखा प्रशांत किशोर के बगल में बैठे थे, कहते हैं नीतीश कुमार को ही संजय सिंह ने भी दोष दे डाला, बोला आप जिनको आगे करते हैं वो भस्मासुर बन जाते हैं। अब जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक तो प्रशांत किशोर पर हमला करने में एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने प्रशांत किशोर के विश्वसनीय नहीं होने बताते हुए कहा कि अब जेडीयू से कोरोना वायरस निकल गया है। प्रशांत किशोर हैं कौन यार? हैं कौन? इनको पहचान दी किसी ने तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 14 में, जब उनके चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे, वहां से निकाले गए, नीतीश जी के पास आ गए, कहने को हमारे चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे। महागठबंधन चुनाव जब जीता तो उसकी मार्केटिंग कर करके आज देश भर में आईपैक को अलग अलग पार्टियों के पास ले गए, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ममता जी की टीएमसी हो, सबका काम कर रहे हैं। तो किसकी बदौलत हुआ है ये तो जेडीयू नीतीश कुमार की बदौलत हुआ है। इनका बाजार अब खराब हो रहा है, क्योंकि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है। जब ये नीतीश कुमार का विश्वसनीय नहीं हो सका, जब ये नरेंद्र मोदी का विश्वसनीय नहीं हो सका, तो ये आदमी किसका विश्वास पात्र होगा? तो इस आदमी का तो बाजार खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर का अब क्या होगा आगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, जो बीजेपी के सांसद हैं, अनुराग ठाकुर तो एमओएस फाइनेंस हैं, इन दोनों को स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाने की बात कही है चुनाव आयोग ने। ये आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। उनके विवादास्पद बयान को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि बीजेपी इन दोनों को अपनी स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाए। विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। तो क्या ये बीजेपी के लिए झटका है, या फिर स्टार कैंपेनर तो पेपर पे लिखा जाता है विक्रांत, यानी कि इनको फिर भी प्रचार करने की अनुमति दे रही है चुनाव आयोग? देखिए, अभी इस बात पर क्लैरिटी आना बिल्कुल बाकी है, क्योंकि केवल स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं परसेप्शन का एक जो मामला होता है वो दिखाने की कोशिश है। और बीजेपी के लिए परसेप्शन के लेवल पर एक झटका जरूर है कि उसके 2 बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा, दोनों को ही स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाया है। यानी कि चुनाव आयोग ने उनके जो बयान थे, विवादास्पद जो बयान थे दोनों के, उनको आपत्तिजनक माना, जिस कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि ये सवाल अभी भी उठता है कि स्टार कैंपेनर लिस्ट से उन्हें हटा
हटा दिया गया है, लेकिन वो पार्टी के लिए कैंपेन तो कर ही पाएंगे क्योंकि इस आदेश में उसके बारे में किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। और इस चीज को लेकर के कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और विपक्षी दलों ने इन दोनों के खिलाफ कड़ी शिकायत की थी और ये कहा था कि कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ करे। जी विक्रांत, धन्यवाद। अनुराग ढांडा भी चुनाव आयोग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये प्रेस नोट जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, जहां चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आप स्टार कैंपेनर की लिस्ट से इनको हटाइए, पर यह नहीं कहा कि आप ये प्रचार नहीं कर सकते। देखिए, बिल्कुल इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आनंद। अगर आप देखें तो स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाने का मतलब है कि अब जहां पर भी ये लोग रैली करेंगे, जिस भी कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे, इनकी रैली का पूरा खर्च उस कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में जुड़ जाएगा। और स्टार कैंपेनर पार्टियां इसलिए ही जारी करती है उनकी लिस्ट कि वो सारा खर्चा पार्टी के खर्चे में जाता है और कैंडिडेट के इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता है जो भी स्टार कैंपेनर होता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कैंडिडेचर पर काफी नुकसान होता है इससे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को, और इस नाते इलेक्शन कमीशन ये उम्मीद कर रहा है कि अब कैंडिडेट्स इनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि एक रैली जिसमें ये जाएंगे उसका खर्च अगर उनके कैंपेन में जुड़ जाता है तो वो टोटल एक्सपेंडिचर से ऊपर जाने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से उनका कैंडिडेचर बाद में भी रद्द हो सकता है। तो इसलिए चुनाव आयोग एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वेलकम बैक। प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट कर हमला बोलने पर जेडीयू ने नाराजगी जताई है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को धंधेबाज बताते हुए कहा कि वो नेता नहीं है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। खबर है कि प्रशांत किशोर के ट्वीट से नीतीश कुमार भी नाराज हैं और अब जेडीयू भी प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गई है। प्रशांत किशोर हैं कौन यार? हैं कौन? इनको पहचान दी किसी ने तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 14 में, जब उनके चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे, वहां से निकाले गए, नीतीश जी के पास आ गए कहने को हमारे चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे। महागठबंधन चुनाव जब जीता तो उसकी मार्केटिंग कर करके आज देश भर में आईपैक को अलग अलग पार्टियों के पास ले गए, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ममता जी की टीएमसी हो, सबका काम कर रहे हैं। तो किसकी बदौलत हुआ है ये तो जेडीयू नीतीश कुमार की बदौलत हुआ है। इनका बाजार अब खराब हो रहा है क्योंकि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है। जब ये नीतीश कुमार का विश्वसनीय नहीं हो सका, जब ये नरेंद्र मोदी का विश्वसनीय नहीं हो सका, तो ये आदमी किसका विश्वास पात्र होगा? तो इस आदमी का तो बाजार खत्म हो जाएगा। ये स्वर बदले हैं जेडीयू के, स्वर बदले हैं प्रशांत किशोर के। हुआ क्या है जेडीयू में और इसकी डायनामिक्स और इसका परिणाम क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग दावपेच है। इस पर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं और सरकार और इस दावपेच और इस नीति पर बहुत कुछ जानते हैं। प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार का मन बदल गया है या प्रशांत किशोर का मन बदल गया है? बिल्कुल, देखिए अभी जो घटनाएं चल रही हैं, एक के बाद एक प्रशांत किशोर का ट्वीट हो या फिर नीतीश कुमार का जवाब हो, यह देखकर साफ तौर पर लगता है कि दोनों का एक दूसरे से मन भर गया है और यही वजह है कि अब वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर ने सीएए को लेकर विरोध किया और उससे पहले जेडीयू ने संसद में सीधे तौर पर सीएए का सपोर्ट किया था, उनके पक्ष में वोटिंग किया था और जैसे ही प्रशांत किशोर ने इसका विरोध किया उसके बाद यह तय हो गया है कि ये पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने पार्टी के जो अंदर के नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको साफ तौर पर यह कह दिया था कि प्रशांत किशोर को जवाब देना जरूरी है क्योंकि यह पार्टी लाइन से ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे यह वार पलटवार का दौर शुरू हुआ और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कल कहा कि अब प्रशांत किशोर जहां चाहें वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। उनको पार्टी की बैठक में नहीं बुलाई गई, जिसके बाद यह तय हो गया कि प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं जेडीयू से मोह भंग हो गया और जेडीयू के नेता भी अब नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी बैठक में आए और जेडीयू के में नेता रहे। तो कई सारे पहले से ही थोड़ा सा उनको वो खींच गए थे जब प्रशांत किशोर को इतना बड़ा ओहदा और उनको इतनी बड़ी पोस्ट दी गई थी पार्टी के अंदर और कहा गया था ये कहां से आ गए और कहां से आके बैठ गए, विराजमान हो गए नीतीश जी के बाईं ओर और एकदम राइट हैंड कैसे बन गए हैं। तो इस पर तो कई लोग जेडीयू के अंदर भी थोड़ा खिसिया गए थे। लेकिन अब जरा मृत्युंजय तिवारी जी से पूछते हैं। नमस्कार मृत्युंजय जी, बताइए ये क्या हो रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर बनाम नीतीश कुमार, ये स्थिति परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? देखिए, ये तो होना ही था। अच्छा, क्यों? जो जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा भाई। प्रशांत किशोर जी उनका सरदर्द है, उनके सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक थे, 2 नंबर के नेता बने थे प्रशांत किशोर जी।
आज प्रशांत किशोर जी का सरदर्द उनके ऊपर आया है, ये तो हम लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतना तो जनता जानना चाहती है कि आखिर ये प्रशांत किशोर जी कह रहे थे जब 2015 में उनको 70 सीट मिला था, तो उनके नेता जेडीयू के कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी के रणनीति के कारण ही 70 सीट मिला। तो हम लोगों को तो इवेंट मैनेजर प्रशांत किशोर जी को रख करके ये राजनीति आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, अब राजनीति में प्रशांत किशोर जी को इन्होंने लाया। अब कह रहे हैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अमित शाह जी के कहने पर लाए। अभी कितने लोग अमित शाह जी के कहने में उस पार्टी में है, इसका मतलब जो हम लोग का आरोप था कि बीजेपी की बी टीम है जेडीयू, ये तो साबित हो गया ना। नहीं, वो तो अभी साबित हो गया, पर मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर वो तो कई विपक्षी पार्टियों के सलाहकार हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन क्या पार्टी में शामिल होगा, कौन नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। हमारा सिर्फ नेतृत्व इस पर तय करेगा, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोगों का जो जनाधार है हमारे नेता का, जो जनता पर विश्वास है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आज हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। अभी तो हम तो जनता धरातल पर हमारी राजनीति, जमीनी हकीकत हम राजनीति की जो है वो तो प्रशांत किशोर के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आप कह रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्युंजय जी जरा मेरे साथ बने रहिए फोन पर। निखिल आनंद जी भी जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी के हैं। निखिल आनंद जी नमस्कार। ये प्रशांत किशोर क्यों नीतीश बाबू को झूठा कह रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की, उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी को क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की, तो हमने पहले भी कहा कि वो क्रोनोलॉजी ना समझाएं और अपने इलाके में जहां की उनकी पैदाइश है वहां का कोलोकियल समझे, जहां इस तरह के राजनीतिक जो ऑफेंडर्स हैं उनको थेथर बोलते हैं। और हमने तो आज भी कहा है कि प्रशांत किशोर को अब पीएचडी की डिग्री, ऑनरेरी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। वो पीएचडी इन मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा एंड थेथरोलॉजी। देखिए, ये लोग राजनीतिक दलाल हैं जो पैसे लेकर राजनीतिक दलाली का काम करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाकत की नीतीश कुमार जी पर कई कहते हैं कि 2014 में बीजेपी का जो वर्चस्व बना, जो सक्सेस बना, उसमें भी प्रशांत किशोर का हाथ था। उस वक्त तो वो बीजेपी के कैंपेन मैनेजर थे। अब 2014 से लेकर 2020 के बीच में इतना कैसे उलटफेर हो गया कि जिनको श्रेय दिया था उस वक्त कैंपेन का, उनको आज आप कह रहे हैं कि वो थिएटरोलॉजी में पीएचडी हैं? देखिए, ये एक बात मैं बता दूं, वो ट्विटर चलाने वाला आदमी ये दावा करता हो कि वो देश में किसी की सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है, तो वो उसकी भूल है। इस देश में जो जनता के दिलों पर राज करता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, नरेंद्र मोदी जी की तरह। जमीनी बूथ स्तर के कार्यकर्ता से देश के शीर्ष स्तर पर पहुंचे। नीतीश कुमार जी ने अपने कंसिस्टेंट, अपने काम की बदौलत जनता के दिलों पर राज किया है और बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये आदमी खुद को समझा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता है। देखिए, एक दुकान खोल के बैठा हुआ ये आदमी है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के लिए काम कर रहा है। और एक बात कि प्रशांत किशोर की इतनी ही राजनीतिक हैसियत है, तो अब उस कुनार पंचायत से, जहां इस पंचायत में वहां विनोद चौधरी जी की पत्नी मुखिया है, वहां से अपनी पत्नी को मुखिया के चुनाव में लड़ा के जितवा के दिखा दे पंचायत का चुनाव। अच्छा, ऐसा है। मृत्युंजय जी आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में आप किसका पक्ष लीजिएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हमें उनके अंदरूनी, उनके राजनीति से या उनके घालमेल से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम तो आज बीजेपी कह रही है या जेडीयू कह रही है प्रशांत किशोर को गाली दे रही है, तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कल तक तो यही लोग के आंख के तारा थे प्रशांत किशोर जी ना। प्रशांत किशोर जी को राजनीति में एंट्री हमने नहीं कराई। प्रशांत किशोर दूसरे की पीठ पर सवार होके
अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं। इसमें क्या हुआ, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लात लगाकर इनको भगा दिया वहां से। और चलिए इस ममता बनर्जी अचानक से इस राजनीति के खेल में जहां 20-20, 30-30 साल काम करने वाले लोग जो हैं, नेतागण हैं, वो अचानक से छोटे हो गए और प्रशांत किशोर इतने बड़े कैसे हो गए? अमिताभ सिन्हा, निखिल आनंद और मृत्युंजय जी मेरे साथ फोन पे बने रहिए। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस कहानी का ट्विस्ट, इस कहानी का एंगल क्या है? देखिए, अब लगता है सब्र की सीमा आनंद सबकी टूट गई थी, लेकिन इससे दो चीजें सामने आती हैं। नीतीश कुमार जी का जो बयान आया है कि उन्होंने ये कहा कि अमित शाह के कहने पर इनको शामिल किया गया था। एक तो इस बयान से प्रशांत किशोर काफी जोर से तिलमिला गए हैं, क्योंकि उनको काम वहीं मिल रहा है जहां बीजेपी के खिलाफ की सरकारें हैं। अगर ये साबित हो जाता है, नीतीश कुमार भी पुराने नेता हैं, इमरजेंसी के दौर से छात्र जीवन से पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से राजनीति कर रहे हैं, उनको किसी के सीख और सलाह की जरूरत नहीं होती अगर चुनाव में प्रचार करना है। उनका जनता से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर वो कहते हैं कि ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर उनको पार्टी में रखा था, जेडीयू में रखा था, तो ये तो प्रशांत किशोर को हिलाकर रख देने वाला बयान है। और उनके जो भी अभी समर्थक होंगे शायद उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, लगातार वो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे पिछले कुछ दिनों में, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, उनके हर कदम का विरोध कर रहे थे। नीतीश कुमार ने अगर उनको बाहर का रास्ता दिखाया आनंद, तो दूसरी चीज भी साफ हो गई है कि बिहार चुनाव जो अगले कुछ महीने में होने वाला है, उसमें बीजेपी जेडीयू गठबंधन कम से कम अब साथ है। जो अमित शाह ने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वही रहेंगे, तो दो चीजें तो साफ हो गई हैं। रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर अब उनका व्यापार का दायरा काफी फैल गया है। लेकिन उसे दो बातें मैं 2-3 पॉइंट दो लाइनों में कहना चाहूंगा। 2014 नरेंद्र मोदी की जीत के बाद सब दिल्ली आते हैं। ये प्रचारित किया जाता है कि सारा थिंक टैंक, सारा दिमाग, सब कुछ किया प्रशांत किशोर ने। बीजेपी उनको पूरे सिस्टम से बाहर कर देती है। और ये कहा जाता है कि ये कोई बड़ा पद चाह रहे थे, सरकार चलाने में अपना सहयोग चाह रहे थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की तर्ज पर एक कमेटी चाह रहे थे जो सरकार चलाए, सिस्टम से बाहर हो गए। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होना चाहते थे। उनको एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बीजेपी के सिस्टम में रहा हो और बीजेपी को झटका दे सके कि उनके अपने आदमी को खींच लिया। 2015 गवाह है। आपको लगता है आनंद कि नीतीश कुमार को किसी आईपैक की या किसी के सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद बिहार से आता हूं, मुझे मालूम है नीतीश कुमार कितनी राजनीति जानते हैं, कितनी राजनीति करते हैं, कितना कनेक्ट है। तीसरी बात, उसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनती है आनंद, तो उसके बाद सारे अधिकारियों और नेताओं को कह दिया जाता है आप अपना काम कीजिए। इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है प्रशांत किशोर को, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। वो बाहर निकलते हैं, असम जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तमाम जगहों पर जाकर देखते हैं। कांग्रेस की जीत की संभावना तो नहीं थी, वो कांग्रेस की टीम में भी काम करते हैं, तो जीत की संभावना नहीं थी, तो वापस सिमट के वो दिल्ली आते हैं। उसके बाद वो तेलंगाना जाते हैं, कुछ शिवसेना को सलाह देते हैं। तो सीधी सी बात है, वो ऐसे राह पर चढ़ पड़े थे जो बीजेपी के खिलाफ थी, और जेडीयू बीजेपी फिलहाल लगता है अलग होने की नीतीश कुमार नहीं चाहते। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि उनकी अपने आईपैक पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन ये बयान जो बड़ा मायने रखता है कि अमित शाह के कहने पे रखा था, ये बात प्रशांत किशोर को बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए मृत्युंजय जी, एक बात बताइए, क्या नीतीश बाबू ऐसे ही कहेंगे, झूठ कहेंगे कि अमित शाह जी के कहने पर उनको जेडीयू में स्थान मिला था? अब अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं, तो कल अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं आरजेडी की मदद करने को तैयार हूं बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ, तो क्या कीजिएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता ने कभी भी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम फांसी के फंदे पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इन सांप्रदायिक ताकतों से, इन लोगों से, बीजेपी आरएसएस से हम कभी हाथ नहीं मिला सकते। माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बार बार जब पलटी मार की राजनीति शुरू की, और कभी इधर कभी उधर, तो प्रशांत किशोर जैसे लोग उनके सर पर चढ़कर आज बोल रहे हैं। तो हमारा ये सरदर्द उनका है, उनकी पार्टी का है। अगर आप नीति और सिद्धांतों की तिलांजलि देकर आप राजनीति में रहते हो, तो ये दिन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चक्रव्यूह में आज फंसे हुए हैं। वो देखिए, राजनीति में कुछ होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं कहा जाता निखिल आनंद जी, क्योंकि ये वही आरजेडी है जिसने पहले कहा था कभी भी नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ हम नहीं जोड़ करेंगे। अब पर वो जुड़ गए। अब आप बताइए, ये प्रशांत किशोर का माजरा क्या है निखिल आनंद, और क्या इनकी भूमिका होगी बिहार में?
देखिए, सबसे दिलचस्प बात कि जब जेडीयू में प्रशांत किशोर शामिल हुए, उसके बाद ये पहली बार नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा, ये दूसरी और कमोबेश तीसरी बार ये कहा कि आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर या उनकी अनुमति से उनको जेडीयू में शामिल किया गया। तो प्रशांत किशोर ने पहले उनको काउंटर क्यों नहीं किया, और आज नीतीश कुमार जी को झूठ बोल रहे हैं। तो जब पहले लड्डू खाना था, पार्टी में शामिल होना था, राजनीति की बड़ी तस्वीर उनको नजर आ रही थी। बेसिकली प्रशांत किशोर खुद दूसरों को ठगना चाहते थे, नीतीश कुमार जी को आइडियोलॉजिकली डिक्टेट करना चाहते थे, और उसमें उनकी भद पिट गई है। भद पिट गई है। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल, ममता बनर्जी और तमाम जो तंत्र जाल फैला रखे हैं अपने अर्थोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए, और तमाम राजनीति में उनको एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। तो ये आदमी जिधर लाभ होगा उधर ही जाएगा, तो वही ये कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर की कोई बिहार की राजनीति में कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आप कह रहे हैं निखिल आनंद, बहुत अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव जितवा के दिखा दे। बहुत बड़ी चुनौती। आपने कहा कि प्रशांत किशोर अपने पंचायत के चुनाव में अपना उम्मीदवार जितवा के दिखाते तो मान लिया जाएगा। अमिताभ सिन्हा और चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। निखिल आनंद, मृत्युंजय तिवारी, धन्यवाद। हमारे रिपोर्टर से एक एक बात जानना चाहूंगा। चंद्रमोहन, बताइए, बिहार की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी प्रशांत किशोर की, या फिर अब बिहार से आउट हो गए हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल, देखिए, अभी तो प्रशांत किशोर आउट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी आईपैक कंपनी है वो लगातार काम कर रही है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर वैसे लोगों को अब ग्रूम करना चाहते हैं जो पिछली बार चुनाव में 2015 में या तो 2 नंबर में रहे हैं या फिर 3 नंबर में जो विधानसभा क्षेत्रों में रहे हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। और पार्टी जो है एक नई रणनीति बनाने की तैयारी में है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो है वो आईपैक के जरिए जरूर बिहार में बने रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में वो बने रहेंगे या फिर नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल बयान दिया है, और उसके बाद आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो नीतीश कुमार न तो पार्टी में किसी को रखते हैं और ना ही किसी को निकालते हैं। वो धीरे धीरे दरकिनार करते हैं, चाहे वो शरद यादव की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, या फिर नरेंद्र सिंह की बात करें। तो इसी तरह से प्रशांत किशोर जरूर जेडीयू से अलग हो जाएंगे। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा दोनों थे जिन्होंने कुछ स्वर अलग बनाए। पवन वर्मा जी के साथ शायद सुलह हो गई है, प्रशांत किशोर जी को कहा आप जाना चाहें तो जाएं। चलिए अखाड़ा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ बने रहिए। चंद्रमोहन, धन्यवाद। अमिताभ, एक और खबर आ रही है, और ये है नागरिकता संशोधन जो कानून बना है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और उसका जो समर्थन कर रहे हैं ऐसे गुटों में जहां जहां झड़प हो रही है, और जगह जगह हो रही है, खासकर बंगाल में। अब ये मुर्शिदाबाद से अब खबर आई है कि 2 गुटों में झड़प हुई, फायरिंग हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। आशिका जुड़ रही है डिटेल्स के साथ। जी आशिका। आनंद जी, ये खबर आई है कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आज सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जब पथावरोध करने गए तो वहां पर दूसरा गुट, जो कि अभी आरोप ये लग रहा है कि टीएमसी के समर्थक थे, वो वहां पर पहुंचे, पथावरोध खत्म करने को कहा। जब दोनों ही गुटों में संघर्ष हो गया, बमबाजी हुई, गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और अभी और भी 2 लोगों को गोली लगी है। तो ये कौन से गुट था जो सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था, और फिर आप कह रही हैं कि तृणमूल के काडर ने उन पर हमला किया? ये आगजनी भी हुई है वहां? जी, ये जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं वो सीए के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो पथावरोध कर रहे थे, रास्ता रोक दिया, उस समय टीएमसी के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने उनको ये पथावरोध हटाने के लिए कहा। जब दोनों ही गुटों में आपस में संघर्ष हो गया, बमबाजी हुई, गोलियां चली, जिसके बाद जो है 3 लोग घायल हुए, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। और अभी जो है वहां पर आगजनी भी हुई है। एक बाइक को जो है, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने फूंका है। पर इससे ज्यादा कुछ हमारे पास डिटेल्स हैं कि ये जो पथावरोध कर रहे थे ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आपने कहा मुस्लिम समुदाय के लोग थे, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनको समर्थन था? क्या ये लेफ्ट विंग से बिलोंग करते थे? क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस के काडर ने इनसे कहा कि पथावरोध को हटाएं, तो यानी कि ये फिर उनके गुट के नहीं हो सकते। क्योंकि बंगाल में 2 चीजें चल रही हैं डायमेंशन में, कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं और केंद्र की तरफ से केंद्र के साथ उन्होंने हल्ला बोल किया है, वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को किसी तरह के प्रदर्शन करने से भी रोका है।
जी बिल्कुल, ममता बनर्जी ने जो बंद के दौरान हिंसा हुई थी उससे नाराज होकर के और लेफ्ट और कांग्रेस को अलग कर दिया, टीएमसी के आंदोलन को अलग कर दिया। फिलहाल मुर्शिदाबाद वाले मामले में ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जो गुट था ये किस झंडे के नीचे इस आंदोलन को कर रहा था। आनंद। आशिका, धन्यवाद अपडेट के लिए। चलिए, सीएए पर, नागरिकता संशोधन कानून पर ही बने रहते हैं, लेकिन रुक करते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां शाहीन बाग में मंगलवार को पिस्तौल लेकर जाने वाले शख्स की पहचान हो गई है। शाहीन बाग में पिस्तौल लेकर पहुंचने वाले शख्स की पहचान लुकमान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल लुकमान की ही है, उसके पास इसकी लाइसेंस थी, लेकिन किसी और ने उसको निकाला, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस ने लुकमान को जांच के लिए बुलाया है। इस बीच लुकमान ने सफाई दी कि उसके पास जो पिस्तौल है वो गलती से उसे शाहीन बाग लेकर चले गए थे और किसी और ने उनकी तस्वीर, उनकी पिस्तौल वहां बाहर निकाली थी। लेकिन कल मैं कहीं गया हुआ था अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में। मेरा वेपन मैं कैरी करता हूँ, वेपन मेरे साथ था। यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों का फ़ोन आया, 30-40 लोग इकट्ठा थे कि भाई चल के इन लोगों से बात करते हैं, सब अपने लोग हैं कॉलोनी के, हम ज़िम्मेदार लोग हैं तो हमें रेस्पेक्ट भी देंगे और हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव लेके हम वहाँ चले गए। मेरे ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे मतलब वेपन लगा हुआ है। हम वहाँ चले गए और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि हमें मतलब कोई किसी से कोई झगड़ा करना है या कोई गर्मा नरमी करनी है। हम तो बिल्कुल कूल माइंड, एकदम पॉजिटिव ये बात करने गए थे कि भाई कम से कम स्कूल के बच्चों के लिए और एम्बुलेंस वगैरह के लिए रास्ता आप खोल दो। प्रोटेस्ट कर रहे हो करते रहिए आप, जब आपको हटना होगा या जो आपकी शर्त हैं पूरी हो जाएंगी तो वो देखा जाएगा। तो उसी दौरान बात करते करते वो लोग गो बैक के नारे लगाने लगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर नहीं मान रहे हो, बाकी हमारा तो मशवरा ये है कि आप रास्ता खोल दो लोगों के लिए, हमारा किसी को परेशान करने का कोई मोटिव नहीं है। उस धक्का मुक्की में वो किसी का मेरे यहाँ हाथ लगा तो उसने कहा कि तुम तो हथियार लेके आए हो, और मेरा पिस्टल निकाल लिया। 2-3 लोग मुझे गोली भर के मेरा निकाल लिया। तो हाजी लुकमान का कहना है कि उनका पिस्टल किसी और ने लगाया, क्योंकि धक्का मुक्की में उनके हाथ लगा तो उनको लगा कि भाई इस व्यक्ति के पास पिस्टल है, और फिर वहां से इनको धर पकड़कर पुलिस के हाथों दिया गया। अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि पिस्तौल लेकर शाहीन बाग जाने वाला लुकमान आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। पात्रा ने ट्विटर पर लिखा कि पिस्तौल लहराने वाला मोहम्मद लुकमान आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी प्रतिक्रिया देने में पीछे रह गए हैं, या फिर अब लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल दिया जाएगा। यही वक्त है जब सुरक्षा तंत्र को तौहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से निपटना चाहिए। चंदन जरजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, आप जंतर मंतर पे हैं, जहां पर सीए के विरोध में फिर प्रदर्शनकारी खड़े हैं। जरा उनसे पूछिए कि शाहीन बाग में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के वीडियो और जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, क्या ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं या संविधान को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरह की भाषणबाजी और नारेबाजी वहां पर हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जंतर मंतर के पहले दृश्य में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। देश भर के तमाम इलाकों से लोग आकर के सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो है वो अपना यहाँ से नारा बुलंद कर रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले मनोज झा, जो कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आकर के यहाँ से नारे लगाए कि ये कानून वापस होगा, लड़ाई जारी रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो योगेंद्र यादव वहाँ पहुँचने वाले हैं, साथ ही साथ प्रशांत भूषण पहुँचेंगे। ये तमाम लोग जो है सीएए के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आप बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से आए हैं? जी, दिल्ली से ही है। क्या मुद्दा है आप लोग का विरोध का? मूल मुद्दा क्या है? जी, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो हम काफ़ी दिनों से चल रहा है हमारा मूवमेंट, हम जामिया के स्टूडेंट्स हैं और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। आपको क्यों लगता है कि ये जो कानून है वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ है? हमको लगता नहीं है, बल्कि है। सीए क्या कहता है? वो यही कहता है ना कि अगर हिंदू, सिख, जैन कोई भी आएंगे तो उनको देंगे। तो आपने खुद समुदाय का नाम लेके एक आध समुदाय को बाहर निकाल के बता दिया, तो उसमें लगने वाली कोई चीज चंदन, इनको पूछिए क्या ये अपने आप को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान के बराबर मानते हैं? आप ये बताइए, इनसे एक ही सवाल पूछने की जरूरत है। ये बताइए कि क्या अगर वहां पर तीन देश के मूल निवासी हैं जो कि वहां के माइनॉरिटीज हैं, उनकी मदद भारत अगर करना चाहे तो इनको क्या आक्षेप है? क्या अपने आप को ये
पाकिस्तानी मुसलमान के साथ जोड़कर देखते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान से जोड़कर देखते हैं। के खिलाफ नहीं, उनकी नागरिकता के खिलाफ नहीं है, फिर क्यों ये डर है? एक्चुअली जो सरकार की कोशिश रही हमेशा से कि वो सीएए को अलग पेश करे, उसको पब्लिक के बीच में एक्सेप्टेबल बना दे, उसके बाद वो एनआरसी लेके आए। असल में हम इस दोनों चीज़ों को साथ में देखते हैं और ये चीज़ें एक्चुअली साथ में है, ये हम नहीं कह रहे, सरकार ने पहले खुद कहा है। बाद में चाहे वो इसको कितना भी कवर अप अपने झूठों से करना चाहे कितनी भी रैलियां करें, लेकिन ये चीज़ उन्होंने खुद कही है कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। अच्छा, एनआरसी से इनका क्या विरोध है, पूछिए इनको। की लड़ाई नहीं है। अगर इनकी बात अगर मान भी ली जाए तो इनको पूछिए कि एनआरसी से इनको क्या विरोध है। क्या ये जानते हैं कि 2011 में एनआरसी की एक एक्सरसाइज हो चुकी है जहां करीब 66 लाख तटीय इलाकों में, देश के तटीय इलाकों में रहने वाले 66 लाख भारतीय मूल के निवासियों को एनआरसी दे दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ बगल में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे जाते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आवाज लगाई जा रही है। चंदन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इनको पूछिए। उनसे भी जानेंगे और पूछेंगे। चंदन, मैं आपकी ओर रुख करता हूं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब इनसे सीए से सवाल पूछा जाता है तो फिर ये एनआरसी की बात करते हैं। अब इनसे एनआरसी पर सवाल पूछिए तो फिर ये किसी और मुद्दे पर चले जाएंगे। क्या असली विषय से भटकाकर इनको भड़काने की बात हो रही है? जब इनको पूछा जाता है कि आप अपने आप को पाकिस्तानी मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान के बराबर देखते हैं, तो फिर ये जवाब नहीं देते, फिर ये एनपीआर एनआरसी की बात करने लगते हैं। तभी तो हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं आनंद। पिछले जब से ये पूरा का पूरा मसला छिड़ा है, शाहीन बाग हुआ है, जादवपुर हुआ है, मुंबई हुआ है, असम में हुआ है, तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं। एक बड़े सुनियोजित तरीके से लोगों को भ्रमित किया गया है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाएं और बच्चों को वहां पर सामने लाया जा रहा है। यहाँ परंपरागत तरीके से जो मुल्ले और मौलवी जो हमेशा इस तरह की लीड करते थे, मस्जिदों से भाषण होते थे, वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। बहुत शांत तरीके से राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए प्रदर्शन हो रहा है। तो एक बड़ा ये बहुत ही सिस्टमेटिक है आनंद। ये इसको नहीं कह सकते कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, सोची समझी बात है। क्योंकि आपने जेएनयू में भी देखा कि महिला छात्राओं को आगे किया गया। एक बार जामिया में भी जब दूसरे दिन प्रदर्शन की बात आई तो सारी महिलाएं छात्राएं आगे कर दी गई। उनको ये कहा गया कि महिलाएं अगर इसका मुख होंगी तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर पुलिस का हार्ड एक्शन नहीं होगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्या ये सुनियोजित तरीके से हुआ है? अगर हुआ है करें, लेकिन किस इरादे से कर रहे हैं ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है। यही तो बीजेपी, अगर रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तमाम की सरकार की किसी भी नीति का विरोध करना और ये तमाम चीजें हैं, ये किसी भी हद तक जाकर विरोध करना ये सरकार कह रही है। दूसरी बात, बीजेपी और सरकार के मंत्री यही कह रहे हैं कि ये क्षमा कीजिए आनंद, ये विरोध सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर सड़क पर उतरना है। और तीसरी बात, जब इतना ही विरोध था तमाम राजनीतिक दलों को, तो सदन में इसके पक्ष में वोट क्यों दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है जी। और एक कानून जो संशोधन और जो एक कानून है, इसको संसद ने भारी मेजॉरिटी के साथ पारित किया है, उसको सड़क पर इस तरह से चुनौती देना और इस तरह से उसको नकारना, ये क्या संविधान का रिस्पेक्ट है? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, सड़क जाम करना, चक्का जाम करना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, ये कहां से कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट है, संविधान का रिस्पेक्ट है? ये सवाल पूछना भी लाजमी। अब यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। नड्डा जी ने ट्वीट किया है कि जो अपने गुरु अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो किसका होगा? सशक्त जन लोकपाल का वादा था जिसके दायरे में मुख्यमंत्री भी आएंगे, ऐसा जन लोकपाल जिसे दिल्ली में राम राज्य ला देंगे कहा है। याद करें, केजरीवाल ने अपनी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को धक्के मारकर पार्टी से निकाला था। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ फोन पर हैं। जीवीएल नमस्कार, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब ये शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह के वहां पे नारेबाजी हो रही है, जीवीएल नरसिम्हा राव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमिताभ, एक बात बताइए, जेपी नड्डा ने फिर दिल्ली चुनाव में आज कम से कम 402 सभाएं बीजेपी कर रही है। क्या बीजेपी लोगों में जाकर आश्वासन दे सकेगी, उनका मन बदल पाएगी, उनको बता सकेगी कि सीए, एनआरसी, एनपीआर के उनके क्या फायदे हैं, या फिर वो शाहीन बाग का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करना चाहती है? देखिए, शाहीन बाग के बहाने सीए को पूरी जनता को, दिल्ली की जनता को बताया जा रहा है आनंद। अगर 23 तारीख
23 तारीख से आप लगातार देखें, बीजेपी का कैंपेन भले ही शाहीन बाग के मुद्दे से हाई पिच पर और हाईली एग्रेसिव तरीके से शुरू हुआ हो, लेकिन उसके दूसरे दिन से आपने देखा होगा अमित शाह ने जो ट्वीट किया है, उसने अपने 8 सांसदों को भेजा स्कूलों में, तो एक दिन स्कूलों की पोल खोली है, आज केजरीवाल के अन्ना समर्थन की पोल खोली गई है। तो कुल मिलाकर, और बीजेपी के मैं बता रहा हूं अगले 15 दिनों में 23 तारीख से लेकर 6 तारीख जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ फोन पर हैं। जीवीएल नमस्कार, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। अब आज बीजेपी की 402 सभाएं हैं, सारे वरिष्ठ दिग्गज बीजेपी के अब मैदान में उतर गए हैं दिल्ली में। क्या मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली वासियों को, या फिर शाहीन बाग का फायदा उठाने का इरादा है? आनंद जी, केवल शाहीन बाग मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार दिल्ली को कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले दिल्ली को बंदी बनाने का काम किया था, दिल्ली में हिंसा के कांड हुए, जिस प्रकार भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंगों के समर्थन आपके और कांग्रेस के प्राप्त करते होते रहे, ये सारे विषय है। इसके साथ साथ दिल्ली को वंचित रखा विकास से पिछले 5 साल में। जो वायदे आप सरकार ने किया था, आपने किया था 5 साल पहले, बड़ी बहुमत जनादेश मिलने के बाद भी उन्होंने दिल्ली के जनता को जीवीएल मैं क्षमा चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर पर। तो हमारा मेन स्टे यही है। अगर इन सभी वक्ताओं के भी भाषण सुनोगे तो मुख्य ये डेवलपमेंट पर फोकस है, बट कोई भी वाक्य अगर कोई गलत है तो उसके बारे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक थिंकिंग पार्टी है, वो संज्ञान लेती है। तो इनका ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद ही मैं बताऊंगा। ये है इसी से दिल्ली से जुड़ा कि एक महीनों से शाहीन बाग में धरना चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, और अब एक ईस्ट निजामुद्दीन में भी लोग कल से बैठना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहीं भी लोग इस तरह से बैठ सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में जगह जगह लोगों को जाम लगता है, परेशानी हो रही है। क्या इस पर कार्रवाई करेगी सरकार के? उनको लोकतंत्र में अपनी राय जताने का और प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार होता है, लेकिन उसके लिए कानून की जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। अब कुछ लोगों ने अगर ऐसा सोचा है कि परमिशन लेंगे ही नहीं और बैठ जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्ट करता है उन पर। लेकिन इसके बारे में, और जैसे मैंने पहले भी कहा, दिल्ली में आप दोनों तरह से प्रश्न पूछते हो। पुलिस गई जामिया में तो क्यों गई, और जेएनयू में नहीं गई तो क्यों नहीं गई? एक ही मीडिया दोनों तरह से प्रश्न पूछता है। तो इसलिए यहां आंदोलन समाप्ति के लिए पुलिस लगातार संपर्क करते हैं जिन्होंने धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, आसाम की आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा नहीं, अफजल के लिए नारे लगते हैं, ये देश के लिए गलत है, अहित करने वाला है, और इसकी हर कोई भर्त्सना करेगा। 156। थैंक यू। तो प्रकाश जावड़ेकर का ये बयान, अब जीवीएल बताइए, 2-3 चीजें हैं आपसे बात करना चाहते थे। आप बता रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी का मुद्दा क्या है? शाहीन बाग का चुनावी फायदा उठाना, यही अब उद्देश्य है बीजेपी का? देखिए, दिल्ली चुनाव में यहाँ जिस प्रकार विकास, दिल्ली को विकास से वंचित रखा, वो भी बड़ा मुद्दा है। और राष्ट्रद्रोह के मामले जो सामने आए हैं, शर्जील इमाम जैसे लोगों के जहरीली बयान, और शाहीन बाग में जिस प्रकार एक तरह क्वारंटाइन करके वहां कई सारे पत्रकारों को वहां जाने भी नहीं दिया गया, और इस पूरे इलाके को एक मिनी पाकिस्तान का तरह बनाकर देश को चुनौती देना, ये स्वीकार नहीं है हमारे लिए। इस परिस्थिति को भी हम इस तरह के बयान देश का हित करते हैं, तो फिर अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने जो किया है वो भी तो देश का हित करते हैं। अब चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है, उनको कहा है कि आप उन्हें स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाएं, यानी कि वो पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। देखिए, वो चुनाव आयोग का जो भी सुझाव होगा, उनका ऑर्डर होगा, उसका पालन किया जाएगा। पर लेकिन जो परिस्थितियां हैं दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार दिल्ली में हिंसा, खुलेआम तौर पर हिंसा हुआ है कुछ ही दिन पहले,
और पेट्रोल बम फेंके गए और बसेस, सरकारी बसेस जलाए गए, तो ऐसी स्थिति को हम आगे 5 साल दिल्ली में देखना नहीं चाहते। तो इसलिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को हराना जरूरी है। इन्होंने समर्थन देने का काम किया है शाहीन बाग को और ऐसे हिंसक घटनाओं को, तो जरूर हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि शाहीन बाग बड़ा राजनीतिक मुद्दा है बीजेपी के लिए। 402 सभाएं हैं पूरी दिल्ली में आज। अब कुछ कुल मिलाकर 8 या 10 दिन रह गए हैं। 8 तारीख फरवरी को जब दिल्ली वोट डालेगी। जीवीएल नरसिम्हा राव, धन्यवाद। मैं जरा जाऊंगा दीपक रावत की ओर। दीपक, आप आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ हैं, आज कहां पर रैली हो रही है और क्या आम आदमी पार्टी को अब ग्राउंड पर थोड़ा फर्क दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी अपने कैंपेन को उरूज पर लेके जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज और काफी सारे बाहुबली अब उतर गए हैं दिल्ली के मैदान में। देखिए आनंद, हरिनगर के बाद फिर राजेंद्र नगर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो था। रोड शो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, आपने रोड शो भी देखा, बीजेपी वाले भी आते होंगे, कांग्रेस वाले भी आते होंगे। जो मुद्दे चल रहे हैं दिल्ली में, क्या लगता है कि शाहीन बाग, सीए, एनआरसी, ये अब बड़े मुद्दे होते जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव में? सर ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली के लोग समझदार हैं और साथ में पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के। ऑल इंडिया के चुनाव एक अलग है और दिल्ली के चुनाव एक अलग चीज़ है। इधर जो लोग हैं बेसिक मुद्दों पे वोट देते हैं, जैसे कि बेसिक मुद्दे क्या होते हैं, एजुकेशन है, बिजली का बिल है, पानी है, इन सब चीज़ों को लेकर लोग जो है वोट करेंगे। इस बार काम हुआ है आपको लगता है? काम बिल्कुल हुआ है। अब देखो क्या होता है, दोबारा आएंगे तो क्या होगा, और बेहतर हो जाएगा। आप बताइए। ये काम बहुत अच्छा करवाया केजरीवाल। स्कूल का पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल। उनको पूछे उनके घर में साफ पानी आता है? हाँ, साफ आता पानी। बीजेपी वाले तो कहते पानी साफ नहीं, पानी बहुत अच्छा साफ आता है। तो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं बदनाम करने वाली बात है, उनको बदनाम कर रहे हैं वो। साफ आता है? नहीं एकदम सही, केजरीवाल बहुत अच्छा काम। आरओ नहीं यूज करते हैं? नहीं यही पानी पीता हूँ मैं, बहुत साफ पानी आ रहा है। आप बताइए सर, क्या साफ पानी आ रहा है घर पे? बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। बिजली का पानी, बिजली का बिल जीरो आ रहा है? नहीं, मेरा तो जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों का जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं काम हो रहा है भाई। हाँ, अगर 200 यूनिट तक जिनका बिल आता है, जिनका कंज्यूम होता है, उनका बिल जीरो है। जिनका 200 से ज़्यादा आता है उनका 400 यूनिट तक जो है 50% सब्सिडी है। और ये 50% सब्सिडी जो है सैनिक पिछले 5 साल से चल रही है। बढ़िया। तो ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। दीपक, उनसे ये भी पूछिए, आज बीजेपी 402 सभाएं कर रही है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसका फर्क पड़ेगा? जो टैक्स देते हैं वही हमें रिटर्न वापस हो रहा है, और पहले जो गवर्नमेंट थी वो अपनी जेब में डालती थी। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह खुद प्रचार कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद मोदी जी भी रहेंगे, क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा चुनाव में? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ये स्टेट का चुनाव है, सेंटर का गवर्नमेंट का चुनाव नहीं है। इसमें हमारी अपनी फर्क पड़ेगा बहुत। मैं डीटीसी में जॉब करता हूँ। नेहवाल भी आज बीजेपी में ज्वाइन कर दिया। हाँ, बीजेपी में मतलब पहले 6000 बसें थी, डीटीसी में 3500 बसें ही रह गई। लोग बसों के इंतजार में 1 घंटा खड़े रहते हैं, इसलिए। और हमारे में बुरा नहीं बढ़ाएंगे केजरीवाल सरकार? बड़ी 300 बसें लाई हैं जो शीला दीक्षित ने पास करी थी, वही बसें आई हैं। बस जब महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है तो क्या बस कम है तो सीट जगह मिल पाती है? तो अलग अलग मुद्दे हैं सड़कों पर, गलियों में। अब जो है विवाद और अलग बात, प्रचार में थोड़ा सा मतभेद लग रहा है। इस चुनाव में कहीं फाइट नजर आ रही है। एक क्लियर रन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, हाँ बिल्कुल आगे है दिल्ली में और उन्होंने काम किया है जिसके बलबूते पर उनका सपोर्ट आप ग्राउंड पर देख भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी मुहिम छेड़ी है कि अब की बार थोड़ा डट कर लड़ेंगे। देखें, इस चुनाव में मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं दिल्ली से ही जुड़ी एक और खबर कि देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम को अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली लाया गया है। शर्जील की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शर्जील ने अपने भाषण में असम को देश से अलग करने का बयान दिया था, जिसके बाद 5 राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस शर्जील से कई सवाल भी पूछ चुकी है और पूछेगी। दीपक बिष्ट और डिटेल्स के साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है दीपक की शर्जील पर यह आरोप है कि उसने ये बात एक बार नहीं बार बार कही, और ऐसी ही बात उसने यहां पर भी शाहीन बाग पर भी आकर कही जब अमानुतुल्लाह उसके साथ थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस उसके वायरल हुए थे और 13 दिसंबर का जो वीडियो जहां से शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ था वहां पर ही कई बार देखा गया था। उसके बाद उस 13 दिसंबर के वीडियो को जब वायरल किया गया उसके कुछ दिन बाद ही लगातार जो वहां पर माहौल था वो काफी गर्माया था। तोड़फोड़ हुई थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को जो मामला दर्ज किया है उसमें 13 दिसंबर का वही वीडियो जो है प्रमुखता से जांच में रखा गया है। साथ ही दूसरा वीडियो जो 16 जनवरी का सामने आया है, जो अलीगढ़ का है, यूपी का, वहां उसे भी सामने रखा गया। तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच उसे रिमांड पर लेके कोशिश करेगी कि उन वीडियो की तहकीकात तक जाए और उसके अलावा दूसरे राज्यों की जो है। बिल्कुल, जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा कि कल जेएनयू के कैंपस में शर्जील के समर्थन में नारे लगे थे।
वो शर्जील जो कहता है कि 5 लाख लोग और चिकन नेक अगर काट दिया जाए तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। अब आप ही सोचिए। अखाड़ा में आज बस इतना ही।